ये जो पूरी वीडियो रहेगी ये राम मंदिर निर्माण कार्य के आसपास जितने भी लीगल बैटल और कोर्ट केसेस चल रहे थे उसके रिगार्डिंग उस पे रहेगी, और इसके आसपास की जो स्टोरीज होंगी वो भी मैं एक्सप्लेन करता रहूंगा। लेकिन ज्यादा इधर उधर नहीं भटकूंगा, क्योंकि अगर इधर उधर भटकने लग गया ना तो फिर जो स्टोरी है वो बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी। 1.5-2 घंटा भी शायद कम हो इस पूरी वीडियो को एक्सप्लेन करने के लिए। एक और बात की भाई, कुछ लोग बोलते हैं कि तू गाड़ी में वीडियो क्यों बनाता है, प्रोफेशनल नहीं लगता इस टाइप से। देखो यार, मेरी लाइफ में एक चीज बहुत ज्यादा प्रिविलेंट है जो मेरा शौक भी है कि मैं एक्सप्लोर बहुत करता हूँ, ट्रेवल बहुत करता हूँ। मेरे पास ऑप्शंस बहुत कम हो जाते हैं, या तो मैं ग्रीन स्क्रीन वगैरह यूज कर लूँ, लेकिन ग्रीन स्क्रीन की भी ये प्रॉब्लम है कि मैं ऐसे बहुत फैंसी इलाकों में और सोफिस्टिकेटेड होटल्स में रुकने का मेरे को मौका बहुत ज्यादा नहीं मिलता। गांव वगैरह में भी मैं जाता रहता हूँ, विलेजेस आसपास के और जो रिमोट एरियाज होते हैं। अब वहाँ ग्रीन स्क्रीन वगैरह कहाँ लगाऊंगा यार मैं। अब कुछ इंसिडेंट ऐसे भी होते हैं, जैसे कल कोई इंसिडेंट हुआ, कल कुछ हुआ या परसों कुछ हुआ, अब मेरे को वो शूट करना है पर मैं हूँ नहीं घर पे और बहुत जल्दी पहुंचने भी नहीं वाला हूँ, तो मैं करूँ क्या, चॉइस यही बचती है। और अगर मैं बहुत ज्यादा स्टूडियो वगैरह सेटअप करके और फिर वीडियो बनाऊँ तो क्या उससे जो मेरे मुंह से शब्द निकलने वाले हैं वो चेंज हो जाएंगे, वो नहीं चेंज होंगे। खैर वापस आते हैं टॉपिक पे। अगर हमें लीगल सिस्टम की बात करनी है तो हमें तब से बात स्टार्ट करनी पड़ेगी जब ये पूरा जुडिशरी सिस्टम जो है वो सेटअप हुआ था। वो जो सेटअप हुआ था वो अभी की करंट गवर्नमेंट जो इंडियन गवर्नमेंट चल रही है आजादी के बाद, सिर्फ उसी के बाद नहीं हुआ था, वो ब्रिटिशर्स के टाइम पे ही शुरू हो चुका था। तो ब्रिटिशर्स के टाइम पे काफी बहुत साल पहले एक अयोध्या के महंत हुआ करते थे, वो गए थे ब्रिटिश ने जो जुडिशरी सिस्टम सेटअप कर रखा था उनके एक सब जज के पास फैजाबाद में, और उन्होंने बोला कि उन्हें 17/21 का एक चबूतरा मिल जाए। इस टाइम की जो करंट सिचुएशन थी, वहाँ पे बाबरी मस्जिद बनी हुई थी। अब हिंदुओं के लिए वहाँ पे पूजा करने का कोई खास स्थान था नहीं, तो उन्होंने वहाँ पे रिक्वेस्ट डाली कोर्ट में कि उन्हें एक 17/21 फुट का एक चबूतरा बनाने की परमिशन दे दी जाए, राम भक्त है वो वहाँ आके पूजा कर सके। लेकिन जो फैजाबाद के उस टाइम के सब जज होते हैं वो उसे रिजेक्ट कर देते हैं, उसके लिए वो इंपॉर्टेंट ही नहीं था। जो उस टाइम पे डिस्ट्रिक्ट जज थे वो भी उस प्ली को जो है रिजेक्ट कर देते हैं। अब इस इंसिडेंट के बाद बहुत लंबे टाइम तक कुछ नहीं होता, कोई खास मेजर इंसिडेंट नहीं होते। एक तो इसका रीजन ये भी था कि यार जब ब्रिटिशर्स के अंदर ही गुलामी चल रही थी और ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट लड़ाई चल रही थी, तो चाहे फिर हिंदूज हों, चाहे मुस्लिम्स हों या किसी और भी रिलीजन के लोग हों, उनके पास इतनी पावर ही नहीं थी कि वो एक दूसरे से आगे लड़ाई करें। तो कोई खास कोर्ट केसेस और इस टाइप के जो बैटल है वो हुए नहीं उस टाइम तक। लेकिन 1949 में पार्टीशन के बाद सबसे पहला मेजर इंसिडेंट होता है। जो डिस्प्यूटेड लैंड का मेन गुंबद है उसके अंदर एक रामलला की मूर्ति दिसंबर 1949 को वहां पाई जाती है। इस इंसिडेंट के बाद मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशंस क्लेम करती है कि जो मूर्ति है वो प्रकट नहीं हुई है, ये जबरदस्ती रात को जाके रखी गई है, वहां पे प्लान का हिस्सा था ये। और जो हिंदू ऑर्गेनाइजेशंस है वो क्लेम करती है कि ऐसा कुछ हुआ नहीं है, जो रामलला की मूर्ति है वो स्वयं वहां पे प्रकट हुई है। मैं यहाँ पे पूरी वीडियो जो क्रिएट करूंगा उसमें दोनों ग्लासेस से पिक्चर को दिखाऊंगा, ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ग्लास से पिक्चर को दिखाने की कोशिश करूंगा। एक बुक है अयोध्या द डार्क नाइट। इस बुक के हिसाब से जो मेन इंसान इस पूरे इंसिडेंट में था वो थे बाबा अभिराम दास, और पूरा प्लान था कि बाबा अभिराम दास, बाबा रामचंद्र परमहंस और बाबा वृंदावन दास, ये तीनों जाएंगे और वहाँ पे मूर्ति रख के आएंगे। और इस प्लानिंग का जो है वो काफी टाइम से सिलसिला चल रहा था, क्योंकि पैम्पलेट्स वगैरह भी ऑलरेडी बनवा लिए गए थे पिछली रात को, ताकि अयोध्या में जो है वो एकदम से भीड़ इकट्ठा करने में बहुत हेल्प करे और जो नैरेटिव है वो एकदम से पुश हो जाए। हालांकि जो प्लान बनाया जाता है उसके हिसाब से चीजें चलती नहीं है। जो बाबा अभिराम दास जब निकलते हैं तो बीच में उन्हें बाबा रामचंद्र परमहंस से मिलना था, लेकिन बाबा रामचंद्र परमहंस वहाँ पे कहीं मिलते नहीं है। यहाँ पे बाबा अभिराम दास डिसाइड करते हैं कि वो प्लान के मुताबिक आगे बढ़ेंगे और वो अकेले ही जाके मूर्ति रख के आते हैं। हालांकि जब बाबा रामचंद्र परमहंस बाद में उन्होंने जब न्यूयॉर्क टाइम्स से बात की तो उन्होंने बोला कि उन्होंने खुद पर्सनली वो मूर्ति अंदर रखी थी और बाबा अभिराम दास ने नहीं रखी थी। खैर जो भी पूरा इंसिडेंट था, दिसंबर 1949 को एक सुबह रामलला की जो मूर्ति है वो पाई जाती है मेन गुंबद के अंदर, और एज एक्सपेक्टेड जब सुबह होती है तो बहुत सारी भीड़ वहाँ इकट्ठा हो जाती है और पूरा अयोध्या जो है वो जय श्री राम के नारों से गूंजने लग जाता है। अब ये बहुत ही स्वाभाविक सी बात है कि जब ऐसा इंसिडेंट होगा और बहुत ज्यादा भीड़ वहाँ पे इकट्ठा हो जाएगी तो सबसे पहले जो ड्यूटी बनती है, रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, वो वहाँ के डीएम या ICS उस टाइम के नायर की बनती है। वो वहाँ पहुंचते हैं और वहाँ पे जो पूरा मसला चल रहा था उसका पूरा जायजा लेते हैं। अब ऐसा क्लेम किया जाता है कि जो पूरा इंसिडेंट है ना, इसकी इन्फॉर्मेशन ICS के नायर को सुबह 5 बजे ही मिल गई थी, लेकिन उन्होंने 9 बजे तक डिसाइड किया कि वो सुपीरियर अथॉरिटीज को कुछ नहीं बता रहे थे। और जो क्लेम करते हैं वो ये भी बोलते हैं कि के नायर का एक अलग ही इंक्लिनेशन था राम मंदिर के प्रति और हिंदू राइट विंग ऑर्गेनाइजेशंस के प्रति। वो चाहते थे पर्सनली कि वहाँ पे मंदिर बने। और ये बोलना वैसे गलत भी नहीं होगा, क्योंकि अगर हम हिस्ट्री के काफी सारे पन्ने हैं उनको उठा के देखें तो हमें समझ में आएगा कि के नायर से कुछ टाइम पहले स्टेट गवर्नमेंट ने, यूपी की यूनाइटेड प्रोविंस उस टाइम पे हुआ करता था, उसने एक रिपोर्ट मांगी थी अयोध्या के पूरे डिस्प्यूटेड लैंड पे। और इस रिपोर्ट में के नायर और उनके जो असिस्टेंट थे उस टाइम के गुरुदत्त सिंह, वो एक रिपोर्ट पब्लिश करके भेजते हैं कि यहाँ पे रामलला का जन्म हुआ था, इसमें कोई डाउट नहीं है कि यहाँ पे जो जगह है वो हिंदुओं को ही मिलनी चाहिए वो जगह, और राम मंदिर का निर्माण होना चाहिए। और जो जगह है वो गवर्नमेंट लैंड है, किसी की प्राइवेट लैंड नहीं है, तो ज्यादा कंफ्यूजन की बात भी नहीं है। तो यहाँ पे राम मंदिर का क्रिएशन होना चाहिए, ये प्रॉपर रिपोर्ट बना के भेजी गई थी पहले। अब जैसे ही रामलला की जो मूर्ति है मेन
गुंबद के अंदर पाई जाती है। ये जानना भी बहुत डिफिकल्ट नहीं है कि ऊपर से स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट से ऑर्डर्स आने डीएम की तरफ शुरू हो जाते हैं। अब इस पूरे इंसिडेंट में ना कई सारे क्लेम करे जाते हैं। अब मैं कोशिश करता हूँ कि आपको समझा दूं कि एक्चुअल में क्या हुआ हो सकता है, वो आप अपने हिसाब से सोचना। इस पूरे इंसिडेंट के बाद सुबह जो ये पूरी भीड़ वहां पे इकट्ठा हो गई थी, उसके बाद कई सारे लेटर्स एक्सचेंज हो रहे थे और मेनली 4-5 पीपल के बीच में हो रहे थे, जिनमें से एक थे ICS के नायर, एक थे यूनाइटेड प्रोविंस करंटली उत्तर प्रदेश, उसके जो CM थे गोविंद वल्लभ पंत, और एक थे जवाहरलाल नेहरू, और कुछ और ऑफिशियल्स जो इंपॉर्टेंट होते हैं गवर्नमेंट में। अब ये क्लेम ये करा जाता है कि जैसे ये इंसिडेंट हुआ तो उस टाइम के जो चीफ मिनिस्टर थे, अब ये भी ध्यान रखना जरूरी है कि उस टाइम यूनाइटेड प्रोविंस उत्तर प्रदेश पे जो गवर्नमेंट थी वो कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, और जो सेंटर में गवर्नमेंट थी वो भी कांग्रेस की गवर्नमेंट थी। तो अगर स्टेट गवर्नमेंट से भी ऑर्डर आ रहे हैं ना, तो कहीं वो सेंटर गवर्नमेंट से ही ऑर्डर आ रहे थे। तो एक क्लेम ये करा जाता है कि ऊपर से चीफ मिनिस्टर साहब गोविंद वल्लभ पंत ने ऑर्डर दिए ICS को, के नायर को, कि वहां से जो रामलला की मूर्ति अंदर है उसको बाहर निकाला जाए और जो भीड़ है उन्हें वहां से हटाया जाए और जो लॉ एंड ऑर्डर है उसे मेंटेन कराया जाए। हालांकि जो के नायर है वो इस ऑर्डर को फॉलो नहीं करते और उल्टा वो उसका रीजन बताते हैं कि यहाँ पे भीड़ इतनी ज्यादा है कि अगर मैंने कोई भी ज्यादा एक्शन खास लेने की कोशिश करी तो यहाँ पे राइट्स हो सकते हैं बहुत ही बड़े स्केल पे। साथ में उन्होंने ये भी बोला कि पूरे अयोध्या में मेरे को कोई ऐसा हिंदू नहीं मिला जो अंदर जाके रामलला की मूर्ति को बाहर निकाल सके। और इस इंसिडेंट के बाद जो चीफ मिनिस्टर साहब है वो के नायर को सस्पेंड कर देते हैं। इसके बाद सस्पेंशन के खिलाफ के नायर पहुंचते हैं इलाहाबाद हाई कोर्ट और जो सस्पेंशन है अपने रीजंस को एक्सप्लेन करते हुए सस्पेंशन को कैंसिल कराते हैं। कैंसिल होने के बाद वो वापस आते हैं, ड्यूटी ज्वाइन करते हैं और खुद ही अपना जो रेजिग्नेशन है उसे प्रिपेयर करके गवर्नमेंट को सौंप देते हैं। एक क्लेम ये भी होता है कि जवाहरलाल नेहरू और उस टाइम के जो डीएम थे के नायर, इनके बीच में डायरेक्ट लेटर्स एक्सचेंज हो रहे थे। जवाहरलाल नेहरू की तरफ से भी यही ऑर्डर्स आए थे कि आप रामलला की मूर्ति है उसको बाहर निकालिए और जो भीड़ है उसको हटाइए वहां से। लेकिन यहाँ पे जब के नायर ने आगे से अपनी जो सेम बातें हैं वही बताई, तो पंडित नेहरू की तरफ से दोबारा से लेटर आया कि ऐसा कुछ नहीं चलेगा, आप जो ऑर्डर्स हैं उन्हें फॉलो करिए। इसके जवाब में दोबारा से के नायर की तरफ से लेटर जाता है और उसमें लेटर के साथ एक रेजिग्नेशन लेटर भी होता है। लेटर के साथ में वो लिखते हैं कि वो तत्कालीन प्रभाव से अपनी जो ड्यूटी है उससे रिलीव होना चाहते हैं। साथ में वो एक सजेशन भी देते हैं कि आप इस सिनेरियो में एक काम बहुत अच्छा कर सकते हैं कि जो पूरा इंसिडेंट है, डिस्प्यूटेड लैंड है, उस पर ताला लगा दीजिए और जो लोग हैं उनकी एंट्री अंदर बैन कर दीजिए और जो पूरा केस है उसको कोर्ट में ले जाइए, ताकि जो सिचुएशन वहाँ पे है वो काम डाउन हो जाएगी और बाद में फिर कोर्ट में डिसीजन हो ही जाएगा कि भाई लैंड किसकी है किसकी नहीं है। खैर, इस पूरे इंसिडेंट में ऐसे कुछ क्लेम्स करे जाते हैं। अब यहाँ पे बीच में आप समझ सकते हो कि कुछ ना कुछ स्टोरी यहाँ पे जो भी हुई होगी, जैसे भी हुई होगी, लेकिन ये चीज श्योर है कि के नायर ने वहाँ पे कोई खास एक्शन लिया नहीं। और ये बोलना भी गलत नहीं होगा कि के नायर बिल्कुल भी फेवर में नहीं थे कि वहां से रामलला की मूर्ति को निकाला जाए या फिर वहां से भीड़ हटाई जाए। इस बात से भी इसका जो है क्लेम है वो और स्ट्रॉन्ग हो जाता है। जैसे के नायर यहाँ पे सजेस्ट कर रहे थे कि सेंट्रल गवर्नमेंट को कि आप ताला लगा दो और बाकी जो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है उसको मेंटेन करने की कोशिश करेंगे कोर्ट के थ्रू। यहाँ पे के नायर अपनी जो रेजिग्नेशन है उसको देने के बाद, ICS की पोस्ट को छोड़ने के बाद इलाहाबाद हाई कोर्ट पहुंचते हैं और लॉ प्रैक्टिस करते हैं। उनका जो मन होता है वो पूरा अपना कॉन्ट्रीब्यूशन देने का होता है राम मंदिर निर्माण कार्य में। तो अगर आज राम मंदिर निर्माण कार्य हो रहा है तो उसका क्रेडिट के कहीं ना कहीं के नायर को भी जाता है, जो बहुत लोग जानते नहीं है। के नायर की जो स्टोरी है वो यहीं पे खत्म नहीं हुई, काफी वाइड स्टोरी है। इसके बाद लेजिस्लेटिव इलेक्शंस में इनकी जो वाइफ होती है वो इलेक्शंस लड़ती है और उत्तर प्रदेश के जो लेजिस्लेटिव इलेक्शंस होते हैं उसमें वो जीतती भी हैं। उसके बाद लोकसभा इलेक्शंस होते हैं, उसमें भी के नायर खुद और उनकी वाइफ दोनों ही इलेक्शंस लड़ते हैं और वो भी जीतते हैं। मजे की बात यह है कि के नायर के उस टाइम पे जो ड्राइवर हुआ करते थे वो भी इलेक्शन लड़ते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली का और वो भी जीतते हैं। और ये जो सारे टिकट आ रहे थे जनसंघ पार्टी से आ रहे थे उस टाइम पे। बस थोड़ा डॉट्स को कनेक्ट करने के लिए आपको ये भी समझा देता हूँ कि जब इमरजेंसी की सिचुएशन हुई थी, इमरजेंसी की जो स्टोरीज है ना वो खैर मैंने तो जी नहीं है, मोस्ट प्रोबेबली आपने भी नहीं जी, हम शायद पैदा ही उसके बाद हुए थे। लेकिन अगर आप इमरजेंसी की स्टोरीज पढ़ोगे जैसे मैंने पढ़ी हुई है तो भाई आपकी जो आंखें ना वो बटन की तरह खुल जाएंगी। खैर, मैं यहाँ डॉट्स कनेक्ट करने के लिए बता रहा था कि के नायर और उनकी जो वाइफ है, इवन दो कि वो इतने इलेक्शन जीत चुके थे, इन दोनों को भी अरेस्ट करा गया था इमरजेंसी में। अब यहाँ तक बात हो चुकी है कि जो मेन परिसर था उस पर लॉक लगा दिया गया था, ताले लगा दिए गए थे और जो हिंदू राम भक्त थे वो उस मेन परिसर के बाहर ही पूजा कार्य करते थे और काफी सारी प्लीज भी सबमिट करी गई कोर्ट में कि ताले खुलवाए जाएं, लेकिन ऐसा कोई खास मेजर वहाँ पे कुछ होता नहीं है। दिसंबर 1959 में निर्मोही अखाड़ा की सबसे पहले एंट्री होती है। वो कोर्ट में एक मुकदमा दायर करते हैं कि जो पूरी प्रॉपर्टी है उसकी जो ओनरशिप है वो निर्मोही अखाड़ा की है। 1961 में एंट्री होती है सुन्नी वक्फ बोर्ड की। सुन्नी वक्फ बोर्ड क्लेम करता है कि जो मस्जिद है वो बाबर ने बनाई थी और वो बाबरी मस्जिद है, तो उसका जो प्रॉपर्टी ओनरशिप है वो सुन्नी वक्फ बोर्ड को मिलनी चाहिए। खैर, ये जो पूरा इंसिडेंट है ये बहुत ही डेकेड्स तक चलता है और कोई खास मेजर एक्शन इस पर नहीं लिया जाता। लेकिन फिर होता है एक मेजर इंसिडेंट। ऑल ऑफ अ सडन 1986 में राजीव गांधी की गवर्नमेंट के टाइम पे जो मेन परिसर था, जो डिस्प्यूटेड लैंड था, उसके दरवाजे खोल दिए जाते हैं। हालांकि जो सारा कुछ है ये होता कोर्ट के थ्रू है, लेकिन फिर भी ये समझना मुश्किल नहीं है कि कोर्ट के थ्रू इतना आसान नहीं हो सकता। अब यहाँ पे थोड़ी सी स्टोरी मेरे को कनेक्ट करनी पड़ेगी कि ऐसा हुआ क्यों। इससे जस्ट पहले हुआ था एक
एक साहबानो केस। जिन लोगों को पता है तो पता ही होगा, और जिन लोगों को नहीं पता मैं 20-30 सेकंड में जल्दी ये समझाने की कोशिश करता हूँ। साहबानो एक लेडी थी, 60-70 उस टाइम उनकी उम्र रही होगी कुछ। उनको उनके हस्बैंड ने डाइवोर्स दे रखा था, और जो ये पूरा केस था ये कोर्ट में था। इसमें सुप्रीम कोर्ट तक ये केस आ चुका था, और सुप्रीम कोर्ट एक डिसीजन लेती है जो साहबानो के फेवर में जाता है। सुप्रीम कोर्ट कहती है कि एज पर साहबानो के मेंटेनेंस के बेसिक राइट्स अगेंस्ट हर हस्बैंड वो उनको मिलने चाहिए, और जो मेंटेनेंस की अमाउंट थी वो भी 179.20 रुपीज थी उस टाइम पे। खैर कोर्ट का जो फैसला था वो साहबानो के फेवर में था। कभी कभी ऐसा लगता है कि भाई चलो न्यूट्रल आप हो जाओ, लेकिन फिर धीरे धीरे कभी रियलाइज होता है कि भाई अगर कोई चीज बहुत गलत हुई हो तो उसमें न्यूट्रल क्या होगा। राजीव गांधी गवर्नमेंट ने उस टाइम पे जो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन था उसको ओवरटर्न कर दिया पार्लियामेंट के थ्रू। अब जब ये इंसिडेंट हुआ, इतने बड़े डेमोक्रेसी के सेंट्रल गवर्नमेंट, एक लेडी का केस जो खुद अपनी 70 साल के आसपास की उम्र है उनकी, और उनको मेंटेनेंस मिला है सिर्फ 179.20 रुपीज, उसके लिए अगर गवर्नमेंट इस डिसीजन को ओवरटर्न कर देती है, वो भी सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन को। कुछ लोग तो ऐसे हैं जो एक्सट्रीम हिंदूज हैं, कुछ ऐसे हैं जो थोड़े से लिबरल माइंडसेट वाले हैं, तो कुछ एक्सट्रीम मुस्लिम पॉलिटिशियंस थे जो इस बात को लेकर नाराज थे और इस बात पे बिल्कुल भी एग्री नहीं कर रहे थे। अब उन लोगों को खुश करने के लिए जो गवर्नमेंट है उसने डिसीजन को ओवरटर्न कर दिया। तो ये तो बहुत ही जग जाहिर था कि भाई यहाँ जो गवर्नमेंट है वो सेकुलर नहीं है, वो सिर्फ सेकुलर होने का ढोंग कर रही है। मतलब बहुत ही ब्लंडर वाली सिचुएशन है। विमेन राइट, सेकुलरिज्म, कहाँ गया ये सारा कुछ। तो उस टाइम पे राजीव गांधी एज अ पॉलिटिशियन की जो इमेज है वो हिंदुओं के सामने काफी खराब होने लग गई थी, और इस बैलेंस को क्रिएट करने के लिए ये क्लेम करा जाता है, अगर आप एक बुक पढ़ोगे नीरजा चौधरी हाउ प्राइम मिनिस्टर्स डिसाइड, बहुत सारी चीजें मेंशन्ड है। उस टाइम पे जो हिंदुओं के इमोशंस राजीव गांधी के अगेंस्ट हो रहे थे उसको बैलेंस आउट करने के लिए अचानक से ऑल ऑफ अ सडन जो वो मेन परिसर था उसके गेट खुलवा दिए। अब कुछ लोग ये भी क्लेम करते हैं कि राजीव गांधी का इसमें कोई रोल नहीं था, ये तो ऑल ऑफ अ सडन हुआ था और इसमें गलती राजीव गांधी की नहीं थी। वो जो जज थे उस टाइम के, जो कोर्ट में जज थे, उनका डिसीजन था ये अकेले का। लेकिन ये चीज मानना ऑलमोस्ट नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, क्योंकि ये कोई छोटा मोटा इंसिडेंट तो है नहीं गली मोहल्ले का कि भाई किसी को पता नहीं चलेगा। इस पे पहले भी राइट्स हो चुके थे बहुत लार्ज स्केल पे। तो अगर कोई कोर्ट डिसीजन ले रही है तो ऐसा तो है नहीं कि वो लॉ एंड ऑर्डर को देखते हुए डिसीजन नहीं लेगी। और भी कई सारी बातें हैं कि जो लॉक उस पे लगा हुआ था वो फरवरी 1986 में खुला, और ये मेक श्योर करा गया था कि मार्च 1986 में शिवरात्रि है और उससे पहले गेट खोले जाए। ऐसा भी कुछ लोग क्लेम करते हैं कि जैसे कोर्ट ने ऑर्डर दिया था उसके 1 घंटे के अंदर अंदर ही गेट खोल दिए गए थे। खैर जो भी हुआ वो आप डिसाइड करो, आप सोचो। फिर कुछ साल बीतते हैं और नवंबर 1989 में राजीव गांधी विश्व हिंदू परिषद को एक परमिशन दे देते हैं कि आप शिलान्यास कर सकते हो, मतलब एक फाउंडेशन स्टोन रख सकते हो मेन परिसर के अंदर। वो भी अच्छी खासी बड़ी बात थी। लेकिन यहाँ तक जो हिंदू ऑर्गेनाइजेशंस थी, विश्व हिंदू परिषद था, उनको ये रियलाइज हो गया था कि यहाँ पे जो पूरे पॉलिटिकल मोटिवेशंस के लिए चीजें करी जा रही हैं, और जब जब पॉलिटिकली जरूरत पड़ती है तो हिंदुओं को कुछ ट्रॉफियां बांट दी जाती हैं, और हिंदुओं के फेवर में या राम मंदिर के फेवर में यहाँ कोई डिसीजन आ नहीं रहा है। फिर होता है एक मेजर इंसिडेंट 1990 में, एक रथ यात्रा ऑर्गेनाइज कराई जाती है। सोमनाथ गुजरात से चल के अयोध्या की तरफ मूव करती है, और इस रथ यात्रा को जो लीड कर रहे थे वो थे लाल कृष्ण आडवाणी। अब यहाँ पे ये बात भी बताना जरूरी है कि उस टाइम जो गवर्नमेंट थी वो कांग्रेस की नहीं थी, जो प्राइम मिनिस्टर थे वो वीपी सिंह थे। जो गवर्नमेंट फॉर्म हुई थी वो एक अलायंस से फॉर्म हुई थी। तो ये बहुत ही ऑब्वियस सी बात है कि आपके कंट्री की सेंट्रल गवर्नमेंट में कौन सी पॉलिटिकल पार्टी है, इस बात पे बहुत ज्यादा डिपेंड करता है कि आप कितने प्रोटेस्ट कर सकते हो, आप कितना कुछ बोल सकते हो। फिर 1992 में होता है बाबरी मस्जिद डिमोलिशन केस। हालांकि जब ये सिचुएशन हो रही थी तो स्टेट गवर्नमेंट ने प्रॉमिस किया था सुप्रीम कोर्ट को कि जो भी प्रोटेस्ट होगा या जो भीड़ इकट्ठा होगी उसमें बाबरी मस्जिद को कोई भी हार्म नहीं करा जाएगा। इस चीज का वादा दिलाया गया था, भरोसा दिलाया गया था, लेकिन ऐसा होता नहीं है। इस इंसिडेंट के बाद बहुत सारे जो पॉलिटिशियंस थे उन पे कोर्ट केसेस चलते हैं, इंक्लूडिंग बीजेपी के जो टॉप लीडर्स हैं वो भी। कई सारे कमीशन सेटअप करे जाते हैं कि इंक्वायरी होगी, और काफी कुछ होता है यहाँ पे। इसके बाद टाइमलाइन में आता है 2002 के गुजरात राइट्स। इसके बारे में मैं एक डिफरेंट वीडियो बनाऊंगा। फिर 2003 में कोर्ट एक ऐसा डिसीजन लेती है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट डिसीजन होता है फ्यूचर के लिए। कोर्ट ऑर्डर करती है आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को कि आप सर्वे कीजिए और पता लगाइए अंदर क्या है। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को जो ऑर्डर दिया गया था उससे पहले एक रडार सर्च हुई थी। रडार सर्च एक कैनेडियन एक्सपर्ट ने की थी, क्लोड रॉबलर्ड। रडार सर्च में एक्चुअल में रेडियो वेव्स का इस्तेमाल करा जाता है। वो ग्राउंड्स को पेनिट्रेट करके पता लगाते हैं कि अंदर क्या हो सकता है। इस पूरी रडार सर्च में पता चलता है कि अंदर कुछ वॉल्स हैं, कुछ पिलर्स हैं, कुछ टाइल्स वगैरह हैं, मतलब कोई ना कोई स्ट्रक्चर इसके नीचे था। लेकिन जो भी कुछ है अंदर वो एक्सकेवेशन यानी खुदाई के बाद ही पता चलेगा। तो ये रडार सर्च में इतना पता लग जाता है कि कुछ ना कुछ है। उसके बाद शुरू होता है आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की खुदाई। लेयर बाय लेयर चीजों की खुदाई करी जाती है। इनिशियल खुदाई में वहाँ पे कुछ एनिमल के रिमेन्स, कुछ ह्यूमन रिमेन्स मिलते हैं, जिसपे कुछ मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन ये भी क्लेम करती हैं कि अगर यहाँ पे टेंपल होता तो फिर यहाँ पे एनिमल रिमेन्स नहीं मिलते, क्योंकि टेंपल के आसपास के एरिया में कोई भी नॉनवेज कंज्यूम नहीं करता। लेकिन ये जो क्लेम है ये काफी सॉफ्ट होता है, क्योंकि एनिमल रिमेन्स का मिलना जरूरी नहीं है कि नॉनवेज खाने की वजह से ही मिले। और ये भी श्योरिटी से पता नहीं चल पाया था कि जो एनिमल रिमेन्स है या ह्यूमन रिमेन्स है वो कितने साल पुराने हो सकता है, वो 200, 300, 400, 500 साल ही पुराने हो। खैर और खुदाई होती है लेयर बाय लेयर, और फिर कुछ और चीजें मिलनी शुरू होती हैं जो डिफरेंट एराज की मिलती है। जैसे गुप्ताज एरा था, कुशन एरा था। लेकिन एक चीज यहाँ पे जो बहुत ही क्रिटिकल मिलती है, एक चीज नहीं स्पेसिफिक नंबर ऑफ चीजें मिलती हैं, जैसे क्ले द्वारा बनाई गई कुछ ऐसी देवियों की मूर्तियां जिसमें ब्रह्मी में कुछ लिखा हुआ था। अब ब्रह्मी एक राइटिंग स्टाइल हुआ करता था
सम्राट अशोका के टाइम का। और ये जो टाइम था सम्राट अशोका का, ये 1200 BCE का था। मतलब अभी 2024 तो यही हो चुका है, उससे पहले भी अगर 1000 साल पहले, मतलब 3-4 हजार साल पहले का जो एरा था, उसकी कुछ मूर्तियां मिली थी देवियों की। आर्कियोलॉजिकल सर्वे पूरा हो जाता है और उसके आधार पे 2010 में एक वर्डिक्ट आता है काफी टाइम बाद, जो इलाहाबाद हाई कोर्ट वर्डिक्ट सुनाती है। और इस वर्डिक्ट में 3 हिस्से करे जाते हैं। एक हिस्सा राम मंदिर को दिया जाता है, एक हिस्सा निर्मोही अखाड़ा को दिया जाता है और एक हिस्सा सुन्नी वक्फ बोर्ड को दिया जाता है। मोस्टली लोगों को ये इलाहाबाद हाई कोर्ट का जो वर्डिक्ट है उसके बारे में पता होता है, लेकिन इसमें एक और चीज है जो शायद आपको पता नहीं होगी, जो यूजुअली लोग नोटिस नहीं करते। इसमें इलाहाबाद हाई कोर्ट जो ये डिसीजन सुनाती है 2010 में, उससे कुछ टाइम पहले अक्टूबर 2010 में एक चीज ऑब्जर्व करती है। उसके नीचे राम मंदिर ही था और वो हिंदुओं का ही टेम्पल था, इसलिए जो मेन हक है मेन परिसर पे राम मंदिर बनाने का, वो हिंदुओं का है। और जो 3 जजेस की टीम होती है वो तीनों ही इस बात पे एग्री करते हैं। अब यही बात हो जाती है कि अगर हम कंपैरिजन करें सिंपल एक नॉर्मल सिटीजन ऑफ इंडिया होने के नाते, कि सुप्रीम कोर्ट ने इस बार डिसीजन सुनाया और इलाहाबाद हाई कोर्ट ने पहले डिसीजन सुनाया, बस गवर्नमेंट का ही फर्क था कि सेंटर में कौन सी गवर्नमेंट है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ये ऑब्जर्व कर ही लिया था कि मेन गुंबद के नीचे राम मंदिर था पहले कभी, तो फिर राम मंदिर के लिए सिर्फ 3 हिस्सों में से एक ही हिस्सा क्यों दिया गया 2.77 एकड़ ऑफ लैंड का। कहने का मतलब कि जस्टिस भी विद ड्यू रेस्पेक्ट, जस्टिस भी हिंदुओं को कॉम्प्रोमाइज करा के ही दिया जा रहा था, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट के फेवर में नहीं थी। इसके बाद कुछ टाइम गुजरता है, मोदी जी की गवर्नमेंट आती है और फिर 2019 में सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आता है, जिसमें जो एंटायर लैंड है 2.77 एकड़ वो राम मंदिर को दे दी जाती है और साथ में वर्डिक्ट में 5 एकड़ ऑफ लैंड बाबरी मस्जिद या फिर सुन्नी वक्फ बोर्ड को दी जाती है कि वहाँ पे एक मस्जिद का निर्माण भी किया जाएगा। अब यहाँ पे कुछ मेरे इनपुट्स होंगे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट इनपुट्स हैं, जो यूजुअली लोग बोलते नहीं है। पहली चीज, जब पार्टीशन में पाकिस्तान का क्रिएशन हुआ और जिन्ना ने मुस्लिम्स के लिए पाकिस्तान क्रिएट किया और मुस्लिम्स के लिए स्टैंड लिया, तब हिंदुओं के लिए किसने स्टैंड लिया? विद ड्यू रेस्पेक्ट में ये सवाल पूछ रहा हूँ, जो बहुत ही यूजुअली पूछा जाना चाहिए लेकिन पूछा नहीं जाता। अगर बिल्कुल 1947 के हिसाब से सिनेरियो सोचा जाए तो मुस्लिम्स को पाकिस्तान मिला, लेकिन हिंदुओं को क्या मिला? अपने ही सबसे प्रिय भगवान के जो बर्थ प्लेस है वहां पे एक मंदिर क्रिएट करने के लिए 70-80 साल का कोर्ट बैटल। दूसरा पॉइंट, जब सुप्रीम कोर्ट ने ये ऑब्जर्व किया था साहबानो केस में कि अंडर सेकुलर लॉ साहबानो को मेंटेनेंस मिलना चाहिए, तो एक ऐसे डिसीजन को जिसमें एक औरत को, जो बूढ़ी औरत है, उसको जस्ट 179 रुपीज की मेंटेनेंस मिल रही है, उस डिसीजन को गवर्नमेंट ओवरटर्न करवा देती है। और हिंदुओं को 84%, 1947 में 84% के आसपास हिंदू पॉपुलेशन थी, उनको अपने ही जगह पे जहाँ पे वो मेजोरिटी में है, 70-80 साल का स्ट्रगल, और वो तब तक नहीं होता जब तक बीजेपी की गवर्नमेंट ना आए। तो यहाँ पे सेकुलर है कौन? तीसरा पॉइंट के राम मंदिर निर्माण कार्य की वजह से बीजेपी को पॉलिटिकली फायदा होगा, बहुत फायदा होगा। तो इसमें गलत क्या है? आप अगर कुछ करते हो, कोई पढ़ाई करते हो, मेहनत करते हो कई सालों तक, तो हम अपने रेज्यूमे में मेंशन करते हैं। तो अगर बीजेपी ने वो किया है तो उन्हें क्रेडिट क्यों नहीं मिलेगा? और एट द सेम टाइम ये बोलना कि राम मंदिर एक पॉलिटिकल एजेंडा है, ये बहुत ही गलत बात हो जाएगी। रीजन बीइंग, इसी वीडियो में मैंने जब समझाया था कि अयोध्या के महंत ब्रिटिशर्स के टाइम पे पहुंचे थे कोर्ट में सब जज के पास और डिस्ट्रिक्ट जज के पास कि हमें 17/21 का चबूतरा बनाने की परमिशन दे दी जाए, ताकि हम जो राम भक्त हैं वो यहाँ पे आके अपनी पूजा कर सके और अपना जो फेथ है उसको प्रैक्टिस कर सके। उस टाइम पे कौन सी पॉलिटिकल पार्टी थी, कौन सी बीजेपी थी, कौन से इलेक्शंस होने वाले थे? श्री राम के मंदिर के लिए तो राम भक्त तब से लड़ रहे हैं ब्रिटिशर्स के टाइम से। इनफैक्ट अगर हिस्ट्री में जाए तो उससे भी पहले से लड़ रहे हैं। तो ये पॉलिटिकल एजेंडा कैसे हो सकता है? पूरा जो मैंने आपको समझाया ये पूरा लीगल बैटल था। हो सकता है छोटी मोटी चीज अगर कहीं मिस हो गई होगी तो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। दैट इज इट, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।